दोस्तों, आप एक टैलेंटेड और प्रोफेशनल डिजाइनर हो और अभी अभी आपने किसी आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, बट किसी रीजन से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया। क्या आप जानते हो वो क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है आईटी कंपनीज आपके रेज्यूमे में कुछ ढूंढ रही है बट उसे वो मिला नहीं, या फिर आपका जो रेज्यूमे है वो अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है, या फिर हो सकता है आपने बहुत ही कम समय में ज्यादा कंपनीज चेंज की हैं जिसके वजह से आपको ये जॉब नहीं मिल पाया। दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। कुछ टिप्स मैं यहाँ शेयर कर रहा हूं जो अगर आपने अपने रेज्यूमे में चेंजेस किए तो डेफिनेटली आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया यूआई यूएक्स। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन पे भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम देखें कि डिजाइनर के रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, मैं आपको ये बता दूं, मेरे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईटी कंपनीज डिजाइनर के साथ किस तरह से चीटिंग करती है या फिर धोखा करती है, जिससे डिजाइनर का करियर स्पॉइल हो सकता है और डिजाइनर इससे कैसे बच सकता है। तो मेरे आने वाला वीडियो भी जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डिजाइनर का रिज्यूमे कैसे होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडाटा आपका रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मैं अगर कहूँ तो 2 से 3 पेज, 3 इज द मैक्सिमम, और 1 पेज का तो होगा डेफिनेटली। अगर आपको कम एक्सपीरियंस है, आपने कम प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, आपने अभी अभी करियर शुरू किया है, तो 1 पेज इज इनफ। और मैक्स टू मैक्स अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं या ज्यादा चीजें आप जाते हो, तो 2 पेज इज इनफ। बट नॉर्मली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका रेज्यूमे 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि 2 पेज का ही रेज्यूमे बनाए। 3 पेज का अगर होगा तो ठीक है, बट उसमें आप कम से कम कटआउट करके कैसे 2 पेज में कर सकते हैं। और आईटी कंपनीज या एचआर डिपार्टमेंट है किसी आईटी कंपनी का, वो शायद आपके रेज्यूमे में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप कम से कम पेजेस का यूज करें। 1 पेज इज इनफ। मैक्स टू मैक्स आप 2 पेज में कोशिश करें कि आपका रेज्यूमे हो जाए। दूसरा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने रेज्यूमे का फाइल नेम कैसे रखते हो। जैसे कि अगर आपने रखा resume.doc या एक वर्ड फाइल या resume.pdf, जब आप ये फाइल किसी कंपनी के एचआर को भेजते हो, किसी कंपनी में भेजते हो, तो वो लोग उसे सेव कर लेते हैं। बट उनको अगर आपका रेज्यूमे फिर से ढूंढना है तो आपका नाम अगर उनको याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई करते हैं, तो आप resume.doc करोगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि कौन से रेज्यूमे की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो जॉब मिलने का चांस है वो चला जाए। ये यहाँ पे भी अच्छा होगा, जब आप खुद का रेज्यूमे बनाते हो तो एक पैटर्न आप फॉलो करो। resume.doc की जगह या resume.pdf की जगह आप एक काम करें, राहुल शर्मा _ या राहुल शर्मा -resume.doc करें। इससे एक बेस्ट प्रैक्टिस भी ये होगा कि अगर आप ऐसे कीजिए कि राहुल शर्मा -resume -UI डिजाइनर। समझिए आप किसी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर या सीनियर UI डिजाइनर या नॉर्मल UI डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको ट्रैक रखने में इजी होगा कि आपका नाम आपका रेज्यूमे है और कौन से पोस्ट के लिए आपने किया है। दूसरा एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि राहुल शर्मा -resume -graphic designer -adobe। इससे ये आपको ट्रैक मिलेगा कि आपने कौन से कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के लिए अप्लाई किया था, और कंपनीज को भी ये इजी होगा पता लगाने में कि राहुल शर्मा नाम का बंदा ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेमिंग, आपका रेज्यूमे का नेमिंग ठीक से रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने रेज्यूमे ग्रिड डिजाइन में बनाएं। जैसे कि एक पैटर्न होगा। ग्रिड डिजाइन आप जानते होंगे टेबल का। ये इस तरह का टेबल हो सकता है या इस तरह का टेबल हो सकता है। इसमें आप एक टेबल टाइप की एक फॉर्म बनाएं जो एक स्ट्रक्चर्ड होगा कि आपका जो ऊपर का डिटेल है वो पर्सनल डिटेल है, लेफ्ट में आपका स्किल्स है, एक आपका रोल के लिए आपने पूरा एक ग्रुप बना के रखा और एक्सपीरियंस एक पूरी तरह से नीचे है या कहीं पे। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो कंपनी को भी पता चलेगा कि आप एक डिजाइनर हो जो ग्रिड के नॉलेज है। आपको ग्रिड के डिजाइन आप समझते हो, जो काफी इंपॉर्टेंट है वेब डिजाइन में या यूआई डिजाइन में। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो रेज्यूमे है वो एक ग्रिड बेस्ड डिजाइन में हो। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द फोल्ड। अब एग्जैक्टली अबाउट द फोल्ड है क्या? अबाउट द फोल्ड का मतलब है कि समझिए आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर आप कंप्लीटली ओपन करके नहीं पढ़ते या फिर इसको कंप्लीटली आप देखते नहीं और खरीदते नहीं हो। आपको ये न्यूज़पेपर के स्टॉल में ऐसे फोल्डेड पोर्शन में मिलता है जो आप
अप फ्रंट जो आपको न्यूज़ दिखता है, जैसे यहाँ पे है पहली कड़वी डोज, तो ये जो हेडलाइन है, ये हेडलाइन देखकर आप पेपर खरीदते हो। उसी तरीके से आपका रिज्यूमे में भी अबाउट द फोल्ड होता है। जो रिज्यूमे आईटी कंपनीज आपकी देखती है, तो जब उसका फर्स्ट व्यू होता है आपके रिज्यूमे को वो देखती है, तो उसे क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि ये बंदा या ये बंदी कौन है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रोफाइल है। तो अपफ्रंट आपका जो डेटा होगा, अपफ्रंट आपका जो कंटेंट होगा रिज्यूमे में, अगर आप अपफ्रंट दिखाते हैं तो वो उसको अबाउट द फोल्ड इन्फॉर्मेशन आप डालते हो, तो वो बहुत इजी होता है यूजर को कनेक्ट करने के लिए, आईटी कंपनीज को फोकस करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि मैक्स टू मैक्स आपका फर्स्ट पेज पे ही सारी डिटेल्स पता चल जाए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं जो कह रहा हूँ अबाउट द फोल्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी फर्स्ट पेज का टॉप वाला लेवल, जहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल गया कि ये कविता चौधरी का रिज्यूमे है, जो एक यूजर इंटरफेस डिजाइनर है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उनका ईमेल एड्रेस है, और ये है जो उनका पोर्टफोलियो है। आप जंबल कर दोगे, आप अपना पिक्चर डाल दोगे या फिर इमेजेस ज़्यादा यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आईटी कंपनी को या एचआर डिपार्टमेंट को थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ट्रैक करना या फिर पता लगाना। जितना क्लियर आप अपने रिज्यूमे रखोगे, उतना ही कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ईजी होता है। इसके अलावा जब आप behance.net या dribble.com पे आपका जो प्रोफाइल है रेज्यूमे में डालने से पहले आप प्लीज उसको खुद चेक कीजिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये URL आपके कुकीज में होगा तो आपका प्रोफाइल शायद दिख जाए, बट आप जब आईटी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये वेबसाइट ना खुले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पोर्टफोलियो लिंक क्लियरली लिखें ताकि आपके आईटी कंपनीज देख सकें और आप उसको पहले से टेस्ट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रेज्यूमे में कि आपका जो रेज्यूमे, कोशिश कीजिए कि उसको 2 कलर में रखें, मैक्सिमम कलर या मल्टीपल कलर नहीं रखें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ही फॉलो करें। व्हाइट कैनवस पे आप ब्लैक में टेक्स्ट लिखें, क्योंकि क्या हो जाता है, नॉर्मली इंडिया में जो आईटी कंपनीज होती हैं, वो जो प्रिंटर उनके पास होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अगर आप कलर में अपना रेज्यूमे बनाओगे, जब वो प्रिंट निकालते हैं उस कलर रेज्यूमे का, तो वो इस तरह से दिखाई देता है, जो क्लियर नहीं होता। वहाँ पे क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता आईटी कंपनीज को, फिर शायद उस वजह से उनको कम्युनिकेशन भी इश्यू होता है और देख नहीं पाते कि आप एग्जैक्टली किया क्या है। तो 2 कलर का फॉर्मेट ही यहाँ पे फॉलो कीजिए, मल्टीपल कलर्स फॉर्मेट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि आप किस तरह का फॉन्ट यहाँ पे यूज़ करते हो अपने रेज्यूमे में। जब आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट का रेज्यूमे बनाते हो तो कोशिश कीजिए कि आप एरियल या कैलिब्री, वर्डाना, टाइम्स न्यू रोमन या गैरामॉन्ट, ये 5 या और भी 2-4 एक्स्ट्रा फॉन्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये फॉन्ट पे मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका रेज्यूमे जब एचआर कंपनीज ओपन करती है अपने मशीन पे, उनके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट होता है जो विंडोज़ में वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो उनको अगर आपने ओपन साइंस जैसे फॉन्ट यूज़ किए या कस्टम वाले कोई फॉन्ट यूज़ किए, वो फॉन्ट शायद एचआर कंपनी के मशीन में नहीं रहे, तो आपका जो रेज्यूमे है वो शायद फट जाए या फिर डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से ना दिखे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने रेज्यूमे बनाएं तो बेसिक जो फॉन्ट मशीन में अवेलेबल है वही फॉन्ट से लेकर डिज़ाइन करें। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समरी। अब समरी क्या होता है? समरी ये होता है कि आप अपने आप को कैसे बेच रहे हो या फिर आप अपने बारे में क्या बता रहे हो कुछ शब्दों में। अगर मैं ये कहूँ, ये जो पहला वाला पार्ट है, ये आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, अब ये जो लग रहा है ये बहुत अच्छा है बट ये अनप्रोफेशनल है। यहाँ पे मुझे अधूरा सा लग रहा है कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल तरीके से बताऊँ, जैसे कि मैं UI डिज़ाइनर हूँ, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने एग्जैक्टली क्या किया है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। मैं एक हार्ड वर्किंग टीम प्लेयर हूँ, जो मैं स्किल्स मेरे अंदर है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कंपनी में अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो करते हो वो तो ठीक है, बट अगर आप मुझे अपनी कंपनी में हायर करते हो तो मैं आपकी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूं। तो ये समरी में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है, आईटी कंपनीज को पता चलता है कि ये बंदा अप्लाई करने से पहले हमारी कंपनी के बारे में जानता है, उसी हिसाब से उसने कस्टमाइज किया हुआ है, और यहाँ पे आपके चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होने के। नेक्स्ट टिप है स्किल्स एंड टूल्स। लोग ज़्यादा करके कंफ्यूज होते हैं कि स्किल्स क्या है और टूल्स क्या है। दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं दोस्तों। स्किल्स का मतलब हो गया कि आप किस तरह के डिफरेंट स्किल है, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस। आप वायरफ्रेम डिज़ाइन कर सकते हो, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप कर सकते हो, कार्ड सॉर्टिंग का प्रोसेस आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपने लाइव की है या फिर इसका आपको एक्सपीरियंस है।
टूल्स वो हो गया कि आप जब डिजाइन करते हो कि किस तरह के टूल्स आप यूज करते हो। जैसे कि डिजाइन के लिए मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ, वायर फ्रेम के लिए मैं बाल्सामिक यूज करता हूँ, डेवलपमेंट के लिए थोड़ी बहुत अगर मैं वेब डिजाइन के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं HTML और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। तो ये टूल्स है जिसके जरिए मैं वो डिजाइन करता हूँ। बट मैं क्या डिजाइन करता हूँ, तो मैं वायर फ्रेम डिजाइन कर सकता हूँ, मैं इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप डिजाइन करता हूँ। टूल्स में आप ये ना लिखे कि आपको MS ऑफिस भी आता है, जो वर्ड एक्सेल, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लगता, वो नॉर्मली सभी को आता है, तो वो मत लिखे, वो अपना लिखें। यहाँ पर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ्लैश इज इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पे हम लोग जो ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वायर फ्रेम, इंटरैक्टिव, यूजेबिलिटी, कार्ड, रिक्वायरमेंट, ये कीवर्ड जो होता है, ये कीवर्ड आपको यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी जब जॉब की डिस्क्रिप्शन आपको भेजती है, तो या फिर naukri.com पे आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन दिखता है, उसमें खास करके लिखा होता है कि कैंडिडेट को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली पढ़ें, उसमें जो वर्ड यूज किया गया है, उसमें जो फ्रेज यूज किया है, वो अपनी स्किल्स में यहाँ डाल सकते हैं, ताकि जब आपका रिज्यूमे आप अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, ओके, वहां पे एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो नॉर्मली कंपनीज यूज करती हैं। क्योंकि अगर किसी जॉब के अप्लाई के लिए 3000 4000 रिज्यूमे का एप्लीकेशन आया, तो वो लोग मैन्युअली चेक नहीं करते, उनके पास एक सिस्टम होता है जिसे ATS कहते हैं, वो होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आपका रिज्यूमे उसमें अपलोड कर दिया जाता है, और वो जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो आपका कीवर्ड और जो रिक्वायरमेंट का कीवर्ड वो मैच करके देखता है। जब वो मैच हो जाता है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कीवर्ड्स आप एग्जैक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन से उठाएं और इसमें डालें जो आपको आता है। आप कुछ भी उठाकर नहीं डाल सकते, जो आपको एक्सपीरियंस है आप सही उसी को डालें, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। अभी आप वर्क एक्सपीरियंस कैसे दिखाओगे? बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिखाएं। लेटेस्ट वाला जॉब है वो ऊपर आएगा और जो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है वो पीछे आते जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका रोल, तो इसके लिए वो होगा थोड़ा बोल्ड और अच्छा, नीचे होगा आपके कंपनी का नाम। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन है किसी एक कंपनी में, वो भी एकदम क्लियरली मेंशन किया हो जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह का फॉर्मेट अगर आप फॉलो करें तो IT कंपनीज को ट्रैक करने में या देखने में या समझने में आपका रिज्यूमे काफ़ी इजी हो जाता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्लेस करें। कंपनी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका डेजिग्नेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा बोल्ड करके विजुअली दिखाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाद में आएगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस से, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देंगे, या जो लेटेस्ट आपने कोर्स किया है या फिर आपने डिग्री ली है वो आएगा पहले, उसके बाद आएगा आपके बैचलर का, उसके बाद आपके 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड जो भी है आप फॉलो कर रहे हो, या फिर करंट आप कोई कोर्स वीर्स कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे अपफ्रंट दिखा सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म जॉब्स। अब शॉर्ट टर्म जॉब्स है क्या? शॉर्ट टर्म जॉब्स का मतलब हो गया, समझिए कि आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, आपको वो काम पसंद नहीं आया, आप 1 महीने में छोड़ दिया आपने, या फिर 1 हफ्ते में छोड़ दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म जॉब्स जो होते हैं ये आप रेज्यूमे में ना लिखें, सीधे आप रेज्यूमे में गैप दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने अगर जनवरी 2017 में कोई जॉब किया था जो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने 1 महीने में ही वो जॉब छोड़ दिया, तो आप दिसंबर के बाद डायरेक्टली फरवरी 2017 लिख सकते हैं। 1 महीने का गैप अगर आपको कंपनी पूछती है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको ठीक नहीं लगा इसके लिए आपने वो जॉब छोड़ दिया। आप वो गैप को फिल करने की कोशिश ना करें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन से। दूसरा इंपॉर्टेंट है डीलिंग विद गैप्स। अभी डीलिंग विद गैप्स मतलब कि जो फीमेल होती है वो मैटरनिटी लीव पे चले जाती है तो जॉब चेंज होता है, या फिर हो सकता है कि आप सीरियसली किसी कंपनी में काम कर रहे थे बट वो कंपनी अचानक से बंद हो गई, या फिर कंपनी बंद हो गई, या फिर उन्होंने ले ऑफ कर दिया कुछ स्टाफ को, या कंपनी कंप्लीटली किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गई जो आपको सिटी में जाना नहीं था, उस वजह से आपने जॉब छोड़ दिया और आप 6 महीने या 4 महीने या 1 साल आप जॉब के बगैर थे, तो आपने फ्रीलांस किया या जो भी कुछ किया। तो वो जो गैप है आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो आपके रेज्यूमे में कि मैं इस वक्त से इस वक्त तक जॉब पे नहीं था क्योंकि मेरी कंपनी बंद हो गई, या मुझे निकाल दिया गया क्योंकि कंपनी के पास बजट नहीं था, या फिर कंपनी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर गैप का एक रीजन बताएं, और एक अच्छे से जब आप एक्सप्लेन करोगे तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो देखती है कि जो कैंडिडेट है वो कितना स्ट्रांग है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात छुपाइए नहीं या फिर गलत इंफॉर्मेशन ना दें, कंप्लीटली जो सही है विद रीजन आप दें। अगर आप में टैलेंट है कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करेगी। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब रेज्यूमे बनाओ तो उसका प्रूफ रीडिंग ज़रूर कीजिए।
अगर आपके रेज्यूमे में 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको अनप्रोफेशनल माना जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले रेज्यूम बनाओ, आप किसी और को दो, अपने फ्रेंड को दो, कलीग्स को दो, रिलेटिव्स को दो, उनको कहो कि भाई आप पढ़ो, आप देखो कि कुछ गलत तो नहीं है स्पेलिंग विलिंग, या फिर कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने रीडिंग पैटर्न एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले देखना। अगर वो सारी चीज़ें भी करेक्ट है तो आप अच्छी तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, और मुझे लगता है 100% इन दैट केस आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कुछ ऐसे टिप्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिज़ाइनर नज़रअंदाज करते हैं, जो उनके रेज्यूमे में होना चाहिए। ये सारे टिप्स, ये सारे चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में एकोमोडेट कीजिए। मैं कहता हूँ 100% आप में टैलेंट है, आपका रेज्यूमे स्ट्रांग है, तो आपको अच्छा डिज़ाइनर का जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।